हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर वंशागत के आणविक आधार। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वह है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे, जिससे आपको ये सारी क्लास आसानी से समझ में आ जाए। ये बात हो रही है किसकी? मानव के जीनोम की। जीनोम होता क्या है? जीनोम का मतलब वो होता है कि जो कोशिका के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करना। तो ये डीएनए पाए कहाँ जाते हैं और डीएनए की संरचना क्या होती है, तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। तो बात करते हैं पहले कोशिका की। फिगर में देखिएगा, कोशिका जो एक बहुत सूक्ष्म संरचना है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। फिर उसके अंदर केंद्रक में, मध्य में एक केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। जब न्यूक्लियस को और डिटेल में देखते हैं तो उसमें धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं। और यही क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। इस क्रोमोसोम को देखेंगे तो क्रोमोसोम में महीन जो होते हैं वो डीएनए के धागे बन के ही ये गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और किसके साथ? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। प्रोटीन और डीएनए मिल के ही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और जो मानव में होते हैं वो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 23 जोड़ी गुणसूत्र में ही वो सारी आनुवांशिक सूचनाएं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। तो बात करते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं ये 23 जोड़े होते हैं। यही 23 जोड़े ही क्या कहलाते हैं? जीनोम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पता है कि जो डीएनए के जो खंड होते हैं, वही डीएनए के खंड ही क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। और इन्हीं जीनों के समूह को हम क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। तो आप इस शब्द से समझ चुके होंगे। फिर बात आती है परियोजना की। इसको प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? प्रोजेक्ट इसलिए कहा गया कि मानव जो है इन डीएनए के संरचनाओं के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी और सूचना को एकत्रित करना चाहता है। और इस एकत्रित करने के लिए उसने क्या क्या पॉलिसी बनाई, क्या क्या उसका टारगेट था, और उसने किन तकनीकियों का प्रयोग करके इसको पूरी तरीके से बनाया। अब इसको समझते हैं पॉइंट वाइज से। तो जो पहला बिंदु है वो क्या है? आनुवांशिक लक्षण डीएनए के अनुक्रम पर निर्भर करता है। अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। अब डीएनए में ऐसे कौन से सीक्वेंस होते हैं, तो थोड़ा सा हम डीएनए के बारे में समझते हैं। ये जो कुंडली संरचना है, ये क्या है? डीएनए है। और जब इस कुंडली को हम फैला के देखते हैं, सीधी करके देखते हैं, तो देखते क्या हैं कि ये दोनों कुंडली आपस में सीढ़ी की तरह जुड़े होते हैं। और होता क्या है कि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा होता है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा होता है। तो ये जो जोड़े हैं, इसी को क्षार युग्म बेस पेयर कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में डीएनए के सभी जो क्षार युग्म है, बेस पेयर हैं, उनके बारे में डिटेल अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी रखना। साथ में दो व्यक्तियों के बीच की भिन्नता, दो व्यक्ति जो आपस में भिन्न हैं, उसका कारण क्या है कि उनके डीएनए के अनुक्रम में भिन्नता है। यदि सभी इंसान आपस में भिन्न होते हैं और सभी के अंदर जो जीन और गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, फिर भी वो भिन्न क्यों हैं? क्योंकि इन पे जो डीएनए के अनुक्रम हैं, जो सीक्वेंस है डीएनए के, वो क्या है? सब इंसान में अलग अलग हैं, जिसकी वजह से सभी इंसान के अंदर थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। मनुष्य को हमेशा डीएनए के अनुक्रम को जानने की व्याकुलता रही है। शुरू में बात करते हैं तो बायोलॉजी के बारे में, सूक्ष्म बायोलॉजी के बारे में वो जानकारी कम थी, क्योंकि उस समय यंत्र नहीं बने थे जिससे कि हम सूक्ष्म जीवों को देख सकें। फिर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप बना तो हम कोशिकाओं के बारे में जाने। फिर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, हमने कोशिका के अंदर और जानकारी एकत्रित की। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जिससे कि हम आणविक स्तर तक हम कोशिकांगों को जान सके।
तो इंसान की जो व्याकुलता थी कि हम कितना अधिक से अधिक हम उन डीएनए के बारे में, उसके बेस पेयर्स के बारे में, जीन के बारे में हम बेहतरीन ढंग से समझ सकें और ये जान सकें कि जो आनुवंशिक रोग हैं उससे हम कैसे निजात पाएँ, कैसे उससे मुक्ति मिले, साथ में हम और इस मानव प्रजाति को कैसे बेहतर कर सकें। फिर बात आती है कि जब समय बीतता गया फिर हुआ क्या कि आनुवंशिक अभियांत्रिक, जिसको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स में एक नई ब्रांच उभर के आगे आ गई और वो क्या रही, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग होने लगा। कई ऐसे एंजाइम बने जो कि डीएनए का विलगन, विलगन माने अलग करना, काट के अलग करना। जैसे कोई डीएनए का धागा है, उसको किसी एंजाइम के सहायता से हम काट देते हैं और काट के उसको अलग करते हैं, तो ये विलगन कहलाता है। साथ में और शब्द क्या था, क्लोन। क्लोन यानी कॉपी करना। क्लोनिंग क्या होता है कि सेम जो डीएनए है उसी की एक कॉपी बना लें, उसी तरीके से जैसे हम फोटो स्टेट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उसको मशीन में रखते हैं तो उसकी हूबहू कॉपी बाहर आ जाती है। तो विलगन और क्लोनिंग बहुत आसानी हो गई, क्योंकि यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्या हुआ, संभव हो सका। से आसानी से हम डीएनए के अनुक्रम को जान सकते हैं और जब डीएनए की कई कॉपियां बन जाएंगी तो उसके क्रमों को जानना हमारे लिए और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब फिर बात होती है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई। तो ह्यूमन जीनोम की जो शुरुआत हुई वो 1990 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई है। इसकी नींव रखी गई और यह परियोजना की शुरुआत हुई और इस योजना को कई वर्ष लगे पूरे होने में। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि क्यों मानव जीनोम योजना को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को महायोजना या महापरियोजना क्यों कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसा होता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। अब उसके बिंदु को समझते हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 × 10⁻9 क्षार युग्म यानी बेस पेयर पाए जाते हैं। तो क्षार युग्म को थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये डीएनए है। डीएनए को खोलते हैं तो ये सीढ़ी नुमा संरचना है। जो सीढ़ी आपस में जुड़ी हुई है वो दो क्षार युग्म हैं, जो 2 क्षार हैं आपस में जुड़े हुए हैं और वही क्या कहलाते हैं, क्षार युग्म कहलाते हैं। तो क्षार युग्म 2 हो गए, एक होता है एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी जो एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा है ये एक क्षार युग्म हो गया और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ ये एक क्षार युग्म हो गया। तो अगर हम 23 गुणसूत्रों की बात करें तो उन 23 गुणसूत्रों में 3 × 10⁹ बेस पेयर हैं। इतने बेस पेयर हमारे टोटल जो क्रोमोसोम है उसमें पाए जाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और समझते हैं। यानी हमको इतने बेस पेयर को जानना है, उनकी पहचान करना है और उनकी सूचनाओं को रखना है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। इसलिए इस योजना में एक क्षार युग्म, एक एडेनिन या थाइमिन या ग्वानिन साइटोसिन का पता लगाने में जो खर्च आता है वो $3 होता है। यदि एक बेस पेयर के बारे में हम जानना चाहें तो उसमें $3 खर्च होते हैं। इस तकनीक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम बेस पेयर की जानने का प्रयास करते हैं उनमें $3 का खर्च आता है। तो आप इसमें गुणा कर सकते हैं कि एक को जानने में $3 खर्च करते हैं तो 3 × 10⁹ में कितना अधिक, यानी जब हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 10⁹ $9 खर्च होंगे। तो लगा, तो इस प्रकार पूरी योजना में लगभग 9 मिलियन यानी $9 बिलियन खर्च हुए। बिलियन समझिएगा कि इस सिर्फ 23 गुणसूत्र के क्षार युग्मों के बारे में पता करने के लिए लगभग $9 बिलियन पैसे खर्च हुए, जो एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस परियोजना में खर्च होता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, महापरियोजना या मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है।
साथ में डीएनए अनुक्रम की सूचनाओं को लिखने के लिए जो हम 3 बिलियन जो बेस पेयर हैं, जब इनकी सूचनाओं को अगर हम रखना चाहें, रिकॉर्ड रखना चाहें, और वो किस फॉर्म में रखना चाहें, कंप्यूटर में नहीं, अगर उसको हम किताबों में रखते हैं तो लगभग लिखने के लिए 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। और वो किताबें कैसी किताबें होंगी? 3300 यानी 3300 किताबें ऐसी होंगी कि उसमें प्रत्येक किताब में कितने पन्ने होंगे? 1000 पन्ने होंगे। यानी ऐसे एक किताब जिसमें 1000 पन्ने होंगे और प्रत्येक पृष्ठ पर 1000 शब्द अक्षर होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक किताब जिसमें प्रत्येक पेज में क्या होंगे? 1000 लेटर्स होंगे, अक्षर होंगे, और ऐसे पेज कितने होंगे? 1000 पेज होंगे, तो एक किताब बनेगी। और इस तरीके से 3300 किताबें में जब इन सूचनाओं को लिखा जाएगा तब जाके कहीं इन 23 गुणसूत्रों की पूरी सूचना उनके पास यानी उन वैज्ञानिकों के पास होगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पुस्तकालय बन जाएगा इन सारी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए। तो इसीलिए इसे एक महापरियोजना कहते हैं। साथ में अब समय की बात कर लें, क्योंकि कोई छोटा काम होता है तो कम समय लगता है। यह परियोजना 1990 से लेकर 2003 तक चलती रही। यानी इस परियोजना में 13 साल लगे। आप समझ सकते हैं कि मनुष्य की एक कोशिका के 23 गुणसूत्र के बारे में, सिर्फ ऐसे गुणसूत्र जो आंखों से नहीं दिख रहे हैं, बहुत सूक्ष्म हैं और इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उसको समझने में कितना 13 वर्ष लग गए। यानी बहुत अधिक पैसा, 9 बिलियन, 3300 किताबें और 13 वर्ष खर्च हुए इन छोटे से उस डीएनए के क्षार युग्म को समझने के लिए। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक महायोजना, मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। बात करते हैं कि इसी दौरान जब इन सूचनाओं का संग्रह करने लगे तो विज्ञान की एक नई शाखा का निर्माण होता है, और वो शाखा होती है जैव सूचना विज्ञान, जिसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी जैव सूचना। जैव मीन्स यानी जब हम जीनोम या जीवों की सूचनाओं, आनुवांशिक सूचनाओं को रखते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाई? जैव सूचना विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक सूचनाओं का अध्ययन करते हैं, उनकी कमियों, उनका उपचार, जब यह सब डिटेल में जानते हैं तो वो क्या कहलाया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो लक्ष्य, टारगेट क्या क्या हैं, या इससे हमको हासिल क्या होगा। तो इस परियोजना का एक उद्देश्य है कि वो उद्देश्य जो बताता है कि पहला क्या है कि 20,000 और 25,000 लगभग ये माना गया, अनुमान लगाया गया कि इन 23 गुणसूत्रों में 20,000 से लेकर 25,000 तक जीन पाए जाते हैं और उनके बारे में हमको पूरी सूचनाएं मिल जाएंगी। पहला ये लक्ष्य था। यह लक्ष्य कि जो 23 गुणसूत्र हैं और साथ में एक्स और वाई 2 होते हैं, तो 22 क्या होते हैं? हमारे ऑटोसोम्स होते हैं। एक क्या रहा हमारा? जो 2 सेक्स यानी लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, इस तरीके से 24 गुणसूत्र हुए। तो उन गुणसूत्रों में कितना 20 से 25,000 क्या पाए गए? जीन पाए जाते हैं। उनकी सूचनाएं हमको मिल जाएंगी। ये भी पता चल जाएगा कि किस जीन से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट था, लक्ष्य था। साथ में मानव डीएनए के 3 बिलियन क्षार युग्मों का अनुक्रम का पता चल जाएगा, और वैज्ञानिकों को ये भी पता चल जाएगा कि गुणसूत्रों में जो चाहे पहला गुणसूत्र हो, दूसरा, तीसरा, हमको ये पता चल जाएगा कि उसमें डीएनए में जो बेस पेयर हैं, क्षार युग्म हैं, उनका क्रम क्या है। उन क्रमों की भी हमको विशेष जानकारी मिल जाएगी, जितने भी गुणसूत्र हैं। ये हमारा दूसरा लक्ष्य था। तीसरा लक्ष्य है कि आनुवांशिक सूचनाओं का आंकड़ों के रूप में संग्रह करना। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस योजना के बाद हम ये जो मानव प्रजाति है उनकी सभी आनुवांशिक सूचनाओं को हम एक आंकड़े के रूप में, एक डाटा के रूप में क्या कर लेंगे? संग्रहित कर लेंगे। और यहाँ तक कि अनुमान लगाया गया कि उसको लिखने में 3300 किताबें लग जाएंगी, और यह संभव नहीं है एक मानव के लिए। तो ये सारी सूचनाएं कहाँ? कंप्यूटर में स्टोर की जाएंगी। आंकड़ों को समझने के लिए नई तकनीकियों का प्रयोग करना। हमने जाना कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है
वह क्यों संभव हो पाया? क्योंकि आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास हो चुका था, नई तकनीकी आ गई थी जिससे हम डीएनए के बेस पेयर की जानकारी समझ सकते हैं। तो यह जेनेटिक इंजीनियरिंग आधार बना इस परियोजना के लिए। इसी तरीके से वैज्ञानिक जो नई नई तकनीकियाँ खोजेंगे उनका भी इस परियोजना में हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जिससे कि यह परियोजना और आसान हो जाए और सरल हो जाए और कम समय लगे। तो नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, साथ में योजना द्वारा उठने वाले नैतिक, कानूनी, सामाजिक मुद्दों के बारे में विचार करना। और ऐसा नहीं है कि हम सारी सूचनाओं को रख लें, डीएनए के बारे में जान जाएं, सारे जीन को जान जाएं और हम क्या करें, मानव के जीन में उलटफेर करने लगें, बदलाव करने लगें, जिससे ऐसा ना हो कि मानव प्रजाति क्या हो जाए, बदल जाए। तो जो भी न्यायालय के द्वारा और वैज्ञानिकों के द्वारा या राष्ट्र के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कैसे जो कानूनी प्रतिबंध हैं कि किन प्रजातियों पे इस जीनों का प्रयोग नहीं करना, साथ में नैतिक मूल्य क्या है, किसी भी मूल जाति को हम न नष्ट कर दें, उसकी जो मूल अस्तित्व है वह इनके प्रयोगों के द्वारा वह न नष्ट हो जाए। साथ में सामाजिक मुद्दे, अगर हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर रहे हैं, जीन के बदलाव कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी, समाज के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बारे में भी हमको विचार करना है। तो यहाँ तक हमने समझा क्या कि इसको परियोजना, ह्यूमन जीनोम परियोजना क्या होती है, उसे महापरियोजना क्यों कहते हैं, ये समझा। और ये भी समझा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य क्या हैं, टारगेट क्या हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिटेल में समझा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।